दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजेश रोटिया दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए। आज का अंक भी हमारा जो है वो सिवनी के बहुचर्चित डकैती कांड को लेकर समर्पित है, जिसमें एक डीएसपी सहित एक टीआई सहित जो है 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती के मुकदमे लगे हैं। लेकिन साथ ही जिसकी रिपोर्ट के आधार पर, जिस फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर ये मुकदमा कायम किया है, उसकी कसर अदालत कितनी निकालती है वो अलग बात है। लेकिन फरियादी की जमकर पिटाई करके और बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अधीन के सामने, आंखों के सामने ये मारपीट की गई है, तो फरियादी को पीटने का क्या उचित था? नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जिस आदमी को जांच के लिए जबलपुर के आईजी प्रमोद वर्मा ने भेजा, उस अफसर की मौजूदगी में ही मारपीट क्यों हुई? सिवनी के एडिशनल एसपी वहाँ मौजूद थे, उसे क्यों पीटा गया? आप पीटने का काम आपका नहीं है न्याय कानून के हिसाब से, वो तो अदालत के लिए भी कुछ छोड़ा जाना चाहिए। तो जो आरोपी आपने पकड़े गए उनके साथ का तो आपने उनको किसी को छुआ तक नहीं है। सिर्फ 1,45,00,000 रुपए की रकम के साथ जब्ती दिखा के डकैती आपराधिक साजिश के मुकदमे आपने दर्ज कर लिए। और फिर सवाल ये उठता है कि वो सोहन परमार जिसको पीटा गया है, जो हवाले की तथाकथित रकम लेकर नागपुर जा रहा था किसी विकी नामक व्यक्ति को सौंपने के लिए, वो विकी कौन है, वो क्या करता है, उसको जो है किसकी शह प्राप्त है, वो किसकी दम पर, वो विक्की ने किसकी दम पर सोहन को फिर से इस बात के ये बाकी बचे हुए 1,45,00,000 रुपये वापस बुलाने के लिए कोतवाली सिवनी पुलिस जो है, सिवनी की कोतवाली पुलिस पे जाने की सलाह दी। किसके भरोसे दी कि आप जाके वहाँ पिटोर लो, अब इसके बाद पैसे तो गंवा के आई हो, उसके बाद में आप मारपीट का भी शिकार हो। फिर सवाल ये भी है कि जब पुलिस अगर इतनी बात कर रही है कि 1,45,00,000 जब्त किए हैं, तो वो 2,96,00,000 रुपये जो है वो पूरे तब जब्त क्यों नहीं किए? तब सोहन परमार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो पूजा पांडे जो जिनको डकैती का आरोपी बनाया गया है, वो किन अफसरों के निर्देशों पर काम कर रही थी? जबलपुर आईजी केवल एक प्रोबेशनर 4 साल पुराने आईपीएस अफसर जो कि अभी प्रशिक्षु है, उसकी जांच के भरोसे बस बात खत्म हो गई। पुलिस मुख्यालय कह रहा है कि हम इसको जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जारी है, और सूत्रों की अगर माने तो सबके मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जो सबकी सुई जिनके ऊपर उठी है उन सारे अफसरों के मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, लोकेशन ट्रेस की जा रही है, मोबाइल टावर की लोकेशन ट्रेस की जा रही है, और बहुत सारे जो वैज्ञानिक तरीके से अपना जा रहा है, सूत्रों का मानना है। लेकिन विधिवत जांच की घोषणा के नाम पर केवल आयुष गुप्ता की रिपोर्ट भर शासन के पास है, वो भी आईजी प्रमोद वर्मा के निर्देश पर की गई। तो प्रमोद वर्मा ने आखिर क्या दिलचस्पी थी इस मामले में? और ये भी सवाल के दायरे आ गया है, जांच के दायरे में आना चाहिए इस चीज़ को, कि ये जो सारा जो मामला हुआ है ये किस तरह से हुआ है। अब अगर हम बात करें कि जबलपुर और नागपुर के इस मामले की, जो कि आज सुर्खियों में आ गया, लेकिन हकीकत ये है कि कटनी से लेकर नागपुर तक, जबलपुर होते हुए, यानी कटनी से सतना कटनी के आसपास की खदानों में होने वाले उत्खनन से जो रॉयल्टी मिलती है या जो बिल कटता है, जो अवैध रूप से होता है, उसके अलावा जो कमाई होती है वो काली कमाई हवाला के जरिए नागपुर पहुंचाई जाती है, और सिलसिला बरसों से चल रहा है। पकड़ में एक बार आया, वो भी उसमें कई लोचे हो गए कई तरह के, जिसके कारण वो जांच में झोल हुए, इसके कारण चीज़ें ये सामने आएंगी। नहीं तो ये मामला गुपचुप चलता रहता था, और बरसों से चल रहा है, क्योंकि कई अवैध खनन कारोबारी अपनी जो काली कमाई की रकम है वो हवाला के जरिए नागपुर के होते हुए महाराष्ट्र भेजते हैं। और इसलिए जबलपुर संभाग में अच्छी मलाईदार पोस्टिंग्स के लिए पुलिस अफसर एड़ी जोड़ी का जोर लगाते हैं। और जो उस क्षेत्र में, जो कटनी से लेकर सिहोरा होते हुए, जबलपुर होते हुए
और सिवनी के तमाम थानों को पार करते हुए नागपुर की खवासा बॉर्डर को पार करते हुए जब नागपुर में दाखिल होते महाराष्ट्र, तब तक वहाँ सबके थानों की पुलिस के लोग भी जो है उनको सबकी जानकारी में ये मामले रहते हैं। तो अब चूँकि कहते हैं कि जब पकड़ा जाए तो चोर बनना सब साधु संत हैं और मतलब इनका कुछ कोई दोष सिद्ध नहीं है। तो जब पकड़ में आया है मामला तो सवाल भी उठे हैं, और सवाल भी उठे तो सवाल इतने ज़्यादा उठे हैं कि पुलिस अगर इतनी ही तत्परता से जांच कर रही थी तो 3-4 दिन बाद उनको इस मामले से इसको नकारते क्यों रहे, फिर बरामदगी क्यों की, तो की तो फिर 145 की क्योंकि बाकी 2,96,2,96,00,000 रुपए के बची हुई जो 1.5 करोड़ की रकम है वो कहाँ गई, वो किससे जब्त की जाएगी। आपने जो जिन पुलिसकर्मियों को पूजा पांडे या अर्पित प्रियम जो हैं अर्पित करके जो वहाँ पर जो टीआई हैं बंडोल थाना प्रभारी, उनके सहित जिन 11 पुलिसकर्मियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड के बाद अब जेल भेज दिया गया है। और सोहन परमार जो कि नागपुर में बाकी रकम बची हुई जो पुलिस की कब्जे से बची हुई बाकी रकम नागपुर में देकर आकर यहाँ रिपोर्ट करने आया था, और आके उसने उसकी रिपोर्ट पे मुकदमा तो कायम हो गया और गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन उसके साथ में क्या सलूक किया, यानी रिपोर्ट करने की क्या सज़ा उसको भुगतना पड़ी, ये अलग बात है। सोहन परमार के बारे में थोड़ी बहुत पड़ताल दोपहर मेट्रो ने की तो ये पता चला कि वह एक छगन नाम के हवाला कारोबारी का भांजा है, जो कि गुजरात से आके कभी कटनी बस गया था। चूँकि कटनी में काली कमाई का पैसा बहुत है तो हवाला भी जमकर होता है, और वहाँ खजाने भी होते हैं और खजानों के किंग भी हैं, और सबके सामने है कि किन किन की खजाने हैं, किन किन खजानों से कितना अवैध खनन हो रहा है, कितना अवैध खनन हो रहा है, उससे कितनी रकम जो है सफ़ेद कमाई के रूप में उनके पास जमा हो रही है, कितना सरकार को टैक्स मिल रहा है, कितना पैसा वहाँ जा रहा है। अब आप बताइए कि इस घटना को 8 दिन 9 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई विधिवत जांच नहीं हुई। एक प्रोबेशनर IPS अफसर की जांच के अलावा कोई जांच नियमित जांच बिठाने की घोषणा नहीं हुई। यह मामला साइबर फ्रॉड साइबर विशेषज्ञों के दायरे में भी आता है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत बनी एजेंसियां, लोकायुक्त और UW जैसी चीज़ों के दायरे में आता है, तो उनको सौंपने की पहल क्यों नहीं हुई, या पुलिस मुख्यालय के स्तर पर या राज्य शासन के स्तर पर देरी कार्रवाई करने में देरी और हिला हवाली क्यों हो रही है। ये सारी चीज़ें सवाल जो है सवाल दर सवाल उठते ही जा रहे हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं मिल रहे, क्योंकि सब ने चुप्पी साध रखी है। भोपाल से लेकर सिवनी तक सब जगह चुप्पी का माहौल है, और एक सिरे से सब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो चर्चा चल रही है। और इसमें सिवनी एडिशनल SP की क्या भूमिका है, SP की क्या भूमिका है, जबलपुर IG की क्या भूमिका है, DIG राकेश सिंह जो छिंदवाड़ा के हैं उन्होंने क्या कदम उठाए, ये सब सारी बातें जो है अभी तक अधिकृत रूप से सरकार ने जनता के सामने नहीं रखा है। तो पारदर्शी तरीके से और जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई के जो दावे हैं वो उनमें कितना दम है, इसका पता इस बात से ही लग जा सकता है। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो यूँ तो मध्य प्रदेश पुलिस ही कहलाती है, लेकिन जबलपुर सिर्फ इस हवाला कारोबार के कारण जबलपुर में पुलिस अफसर एक जबलपुर पुलिस सेवा के नाम से, यहाँ पर आप कई अफसरों की फहरिस्त निकालेंगे तो बरसों से उसके आसपास ही जमा रहे हैं, वहीं पोस्टिंग आजू बाजू होती रही, फिर आते रहे। ये GOP 69 जो जिसके तहत पुलिस की तैनाती होती है उसका उल्लंघन हुआ है। इसी तरह एक इंदौर पुलिस सेवा भी है, इंदौर में जो एक बार जाता है वहाँ जमकर रह जाता है। मैं बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तो इंदौर पुलिस की भूमिका क्या है, इंदौर में जाने को अफसर क्यों लालायित होते हैं, क्योंकि वहाँ से इंदौर संभाग के जरिए जो है
अवैध शराब का कारोबार होता है जो कि गुजरात पहुंचाया जाता है तस्करी करके अवैध रूप से। वो राजस्थान से भी होती है और पंजाब से भी होती है, और कैसे होती है हम कभी आगे इस बारे में चर्चा करेंगे। एक चंबल क्षेत्र का भिंड जिला है जहाँ की सिंधु नदी की रेत जो है वो चंबल और बेतवा की रेत से भी बेहतर है, यमुना की रेत से भी बेहतर है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग जो है उसको ले जाते हैं। और इस वक्त वहाँ पर भिंड जिला जो है वो रेत उत्खनन करने वालों का स्वर्ग बना हुआ है, और सब कुछ पुलिस की देख रेख पे होता है। इसलिए भिंड में भी पुलिस के थाने जो है नीलाम होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन जानते हुए भी सब चीज़ें आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ी खता है। अब इस खता के लिए कौन जिम्मेदार है, और इस देरी के लिए, इतनी हीला हवाली के लिए कौन जिम्मेदार है। और ख़ासतौर सर आश्चर्य की बात है कि जब मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे व्यक्ति जो कि पूजा पांडे के खिलाफ डकैती का मुकदमा कायम करने की बात कह के सख्त कार्रवाई के संकेत दे चुके हैं, उसके बाद भी पुलिस के अफसरों के जो या जांच के अफसरों की धीगा मस्ती भरी कार्रवाई जो है वो बदस्तूर जारी है। उसको लेकर कोई सक्रियता दिखाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर दिखा रहा होता तो उस चीज़ का खुलासा करता। अगर पारदर्शिता की बात करते तो अब जनता के सामने सारे तथ्य आना चाहिए कि हवाला कारोबार के चक्कर में कौन कौन से अफसर लिप्त हैं। ये तो मामला पकड़ा गया, बाकी में कौन कौन रहे हैं, क्या है, एक बहुत बड़े पड़ताल की मांग ये कर रहा है विषय। मित्रों, अभी तक मिली जानकारी में जो तथ्य हमारे सामने आए अपने आपके सामने रखने की कोशिश की है, और जो कुछ भी हमने आपको बताया है वो हमने अपने मिली जानकारियों को पुष्ट करने के बाद आपको बताया। हो सकता है कि मेरी बात में कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा सब्जेक्टेड टू करेक्शन मोड में रहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य नहीं है, कुछ असत्य भी हो सकता है, अर्धसत्य भी हो सकता है। तो मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतज़ार रहेगा। और आपको अगर हमारा ये अंक अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इंतज़ार करिए कि इस मामले की परतें आगे जब खुलेंगी और उनका खुलासा करने के लिए मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।